हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अखिलेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एल्बन क्लासेस में दोस्तों। जैसे कि पिछली कुछ जर्नी जो हमारी रही है उस जर्नी में ये उस जर्नी के एक और पड़ाव के रूप में ये फिफ्थ लेक्चर होने वाला है दोस्तों। जीएस जीके का फिफ्थ लेक्चर है। उम्मीद करता हूं जो पिछले जो कुछ लेक्चर्स जो 4 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं उन लेक्चर्स में आप लोगों को आनंद आया होगा, वो लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे, उसके जो क्वेश्चंस थे वो आपको पसंद आए होंगे। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। अगर जो लोग भी मुझे देख रहे हैं अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास भी कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा। और दोस्तों ये लेक्चर होने वाला है, फिफ्थ लेक्चर होने वाला है, जीएस के रिगार्डिंग लेक्चर होने वाला है। मैं बार बार प्रारंभिक तौर पे बता देता हूँ, ये जो लेक्चर है जीएस का, ये हर प्रकार के एग्जाम्स में जहाँ जीएस पूछा जाता है लाभप्रद होगा आप लोगों के लिए। मतलब आप इसमें समान रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि अभी जो हम जो लेक्चर लेके चल रहे हैं उसमें कोशिश मैं बार बार आपको ये बताते रहते चलता हूँ कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कोई बेंचमार्क नहीं है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कभी हो सकता है इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चन हो, कभी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा क्वेश्चन हो, कभी हो सकता है ज्योग्राफी के ज़्यादा हो, कभी साइंस के ज़्यादा हो। मीन्स मतलब कोई बेंचमार्क नहीं फॉलो किया जा रहा है। एक समझिए 50 क्वेश्चनों में सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल होंगे। हो सकता है उसमें इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटी का हिस्सा ज़्यादा हो, चूँकि किसी भी जीएस के पोर्शन में ये 3 जो हिस्से हैं ये कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है? ये तो इन्हीं में से कम अगर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन कम से कम इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स में से मिल जाते हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट से जैसे साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया और दूसरे एनवायरनमेंट हो गया, दूसरे कुछ और सब्जेक्ट्स हो करेंट, ठीक? तो हमारी जो जर्नी है वो आज जर्नी का ये 5वां पड़ाव है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं वो कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। और चलिए आज का लेक्चर हम लोग थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। उसे प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, अगर आपको एएसओ में एडमिशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप सामने दिए हुए नंबर पे, जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे भी मौजूद है, व्हाट्सएप पे भी हैं। और आप चाहें तो इस नंबर पे जाके आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप क्वेरीज अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं सामने, ठीक है? तो आपको कोशिश की जाएगी आपका जो समस्या है उसका समाधान करने की, जो जानकारी है उसको उपलब्ध कराने की, ठीक? तो इसके अलावा लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा जो एएसओ में जो चीज़ें अभी तक पता चली हैं उसमें सामान्य हिंदी आएगा, ठीक? और इसकी जल्दी क्लासेस शुरू होंगी सामान्य हिंदी की। और सामान्य अध्ययन तो मैं आपके सामने मौजूद ही हूँ, फिर स्टैटिकल एनालिसिस अभिषेक सर आपको कराएंगे, ठीक है? और नंबर ये एक नंबर ये सामने भी दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिए इधर प्रैक्टिस देखिए जितनी जल्दी आप लोग एडमिशन ले लेंगे, एएसओ में प्रैक्टिस सेट लगातार कंटिन्यूअसली चल रहे हैं तो उतने ही प्रैक्टिस सेटों में आपकी सहभागिता हो पाएगी और उतना ही अधिक प्रैक्टिस सेट आप कर पाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है पहला। देखिए मैं जहाँ पे आवश्यक होगा वो चीज़ें आपको ज़रूर बताई जाएँगी। और पढ़ते रहिए दोस्तों, और यहाँ पे आते रहिए, आप लोगों को नॉलेज में जो वृद्धि होगी वृद्धि होती जाएगी। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, चलिए। भारतीय संविधान में समान संरक्षण का अधिकार किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में समान संरक्षण का अधिकार अ, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है? किस देश में वो पहले से ही दर्ज है? ब्रिटेन में, अमेरिका में, आयरलैंड में, कनाडा में, ठीक है? किस देश से लिया हुआ है दोस्तों? ये लिया है यूएसए से, ठीक है? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे हम लोग चलेंगे।
डोमेनियन स्टेटस की मांग पहली बार किसने रखी थी? जो डोमेनियन स्टेटस है, जैसे भारत का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी प्रारंभिक तौर पे, तो कांग्रेस के जो शुरू के जो नेता थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और कह सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी कह सकते हैं उसमें। तो बहुत सारे ऐसे बिपिन चंद्र पाल पहले उदारवादी नेता थे, बाद बाद में उग्रवादी नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। तो प्रारंभिक तौर पे उनकी जो पॉलिसी थी वो ये पॉलिसी थी कि वैधानिक रूप से अंग्रेजों को हमारे लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विवश किया जाए। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादातर पत्राचार या याचना की विधि अपनाया करते थे, तो जिसका विरोध बाद में देखने को मिलता है, विपिन चंद्र पाल भी करते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी दिखते हैं, और लाला लाजपत राय भी करते हुए विरोध दिखते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया का। तो ये डोमिनियन स्टेटस की मांग पहली बार किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। डोमेनियन स्टेटस, ठीक। डोमेनियन मतलब एक तरीके से स्वायत्तता तरीके की मांग होती है। डोमेनियन स्टेटस स्वायत्तता, एक शासन के अंतर्गत स्वायत्तता प्रदान करना। तीसरा है भारत में राष्ट्रीय जो आय होती है, नेशनल इनकम होती है, उसका आधिकारिक आकलन कौन करता है? ठीक है, उसका आधिकारिक आकलन कौन करता है? ये करता है आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ और वित्त मंत्रालय। ठीक, इसमें से आर्थिक राष्ट्रीय आय का आधिकारिक आकलन कौन करता है? ठीक, एस्टिमेट कौन करता है? ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक, तो ये कौन करता है दोस्तों? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आंकड़े इकट्ठे करता है ये। भू आकृतिक आकृतिक चक्र का सिद्धांत किसने दिया था? भू आकृतिक चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है वैगनर के द्वारा, डेविस के द्वारा, पेनक के द्वारा और होम्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए जो लोग भी मुझे देख रहे हैं या फिर यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं क्लासरूम में, तो उनसे थोड़ा सा अनुरोध ये है, निवेदन ये है कि अगर आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो बहुत बहुत आभार रहेगा आप लोगों का। और उम्मीद करता हूँ आप जो जुड़ेंगे तो उससे आप उससे लाभान्वित होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ उन क्वेश्चनों का असर अब भी आप देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पे आने का कष्ट ज़रूर करें। अधिक से अधिक प्रैक्टिस मतलब अधिक से अधिक क्वेश्चनों का हल करने का प्रयास, और अधिक से अधिक नॉलेज। ठीक, तो चौथे का दोस्तों क्या देखने को मिलता है? चौथे का है डब्ल्यू एम डेविस। ठीक है, कौन है? डब्ल्यू एम डेविस। चौथे का है डब्ल्यू एम डेविस। पांच क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम विद्यालय किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम विद्यालय किसे कहा जाता है? संसद को, राजनीतिक दल को, पंचायती राज को, न्यायपालिका को। ठीक है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम विद्यालय। ठीक, विच इज द कॉल्ड द बेस्ट स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, बेस्ट स्कूल ऑफ द डेमोक्रेसी। संसद, राजनीतिक दल, पंचायती राज, न्यायपालिका। किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है स्थानीय स्वशासन को। किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन को, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम पे जानते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 9 में है, आर्टिकल नंबर 243 से आर्टिकल नंबर 243 ओ। ठीक, आर्टिकल नंबर 243 से आर्टिकल नंबर 243 और भाग नंबर 9। ठीक, के कौन से भाग में? भाग 9 में। ठीक है, और इसको शुरू करने का अगर हम प्रावधान की बात करें, पहले जब ये जैसे बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति हुए थे, एक आयोग गठित हुआ था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में। तो उनको उस कमीशन का ये काम था, उस आयोग का ये काम था कि जो भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो ग्रामीण व्यवस्थाएं हैं, उसको स्वायत्तता प्रदान की जाए, तो उसके लिए सिफारिशें उनको देनी थी। ठीक है, तो उन्होंने 1957 में ये गठित हुआ, फिर उसके बाद सिफारिशें दी, और पहली बार लागू कब हुआ था? 1959 में नागौर में लागू हुआ था। नागौर दोस्तों कहाँ पड़ता है? नागौर पड़ता है राजस्थान में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री उस समय थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 1959 नागौर में, राजस्थान में। ठीक, और बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1957 में।
कितना 1957 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। कम टू द सिक्स, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। एल्बर्ट बिल विवाद, ये समझ लेना जरूरी है, एल्बर्ट जो बिल विवाद था वो था क्या? एल्बर्ट बिल विवाद, एक एल्बर्ट नाम के शख्स थे और उस समय को जो वायसराय थे उन्होंने एल्बर्ट को अपॉइंट किया था, इसलिए एक कमेटी की थी ताकि वो ये बता पाए कि जो भारतीय जो न्यायपालिका थी, न्यायपालिका में जो कार्यभार जितने अंग्रेज देखते थे, तो वो सारे अंग्रेज और जो भारतीय लोग थे उनसे जुड़े हुए मामले देखते थे। इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय जुडिशरी में जो भारतीय लोग जुड़े हुए थे, उनको भी ये राइट दे दिया था कि वो अंग्रेजी मामले यानी कि गोरों से जुड़े हुए मामले की सुनवाई कोई भी भारतीय जज कर सकता था। ठीक है, इल्बर्ट बिल ये था। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी मामलों की सुनवाई कोई भी भारतीय जज कर सकता था। तो इस बिल के विरोध में एक अंग्रेजी विद्रोह हुआ जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, और ये हुआ था लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में। भारत के सबसे जो वायसराय हुए थे या फिर गवर्नर जनरल हुए थे, उसमें सबसे उदार गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपिन को हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने अपना कार्यकाल, इस विवाद पे इतना विवाद बढ़ गया था तो इन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था लॉर्ड रिपिन ने। ठीक। और भारत में जो स्वायत्तता शासन है, जिसको हम लोग आज की तारीख में पंचायती राज कहते हैं, वो शुरू करने का श्रेय भी किसको जाता है? लॉर्ड रिपिन को जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हिल्बर्ट बिल आप लोगों को समझ में आ गया हो, जो लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। छठे सातवें नंबर पे मुद्रास्फीति की संरचनात्मक सिद्धांत संबंधित है। मुद्रास्फीति का संरचनात्मक सिद्धांत संबंधित है विकसित देश से, विकासशील देश से, समाजवादी अर्थव्यवस्था से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। अ, मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन किसी भी विकासशील देश के लिए या जो विकासशील अर्थव्यवस्था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल इन्फ्लेशन, परसों एक दो दिन पहले के लेक्चर में मैंने इन्फ्लेशन बताया था कि इन्फ्लेशन किसी भी विकासशील देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, लेकिन उसकी एक समस्या है, लिमिटेड होना चाहिए। अगर वो थोड़ा-सा अधिक ग्रो कर जाती है, तो वो क्या होता है, मंदी का दौर भी लेके आ सकती है। तो इसलिए इन्फ्लेशन ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा तक, ठीक है? उस सीमा को जब वो पार करती है, तो क्या होता है, तो कोई भी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, डिक्लाइन में जाने लगती है, चीज़ें बहुत महँगी होने लगती हैं, व्यक्ति की आय के मुताबिक चीज़ें बहुत महँगी हो जाती हैं, लोगों की परचेज़िंग पावर डाउन हो जाती है, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है। भाई जब आदमी चीज़ें खरीदेगा नहीं, जब कोई व्यक्ति चीज़ों को खरीदेगा नहीं, तो उसके प्रोडक्शन का उसके सप्लाई पे असर पड़ेगा, ठीक है? प्रोडक्शन और सप्लाई पे असर पड़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है? मनी सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। देखिए, कोई चीज़ आप परचेज़ करेंगे तो वो पैसा दूसरे के पास जाएगा, ठीक है? वो भी कोई चीज़ कहीं न कहीं उसको खर्च करेगा, तो वो पैसा तीसरे के पास जाएगा, तीसरे चौथे से घूम के पैसा फिर आपके पास आ जाएगा। तो ये मनी सर्कुलेट होती रहती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इसी को मनी सर्कुलेशन हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो ये विकासशील देश की बात हो रही है। किसकी? विकासशील देश की बात हो रही है। भारत रत्न का सबसे प्राचीन पर्वत तंत्र कौन-सा है? भारत रत्न का स भव सॉरी भारत का सबसे प्राचीन तंत्र कौन-सा है? पर्वत तंत्र कौन-सा है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। भारत देश का सबसे प्राचीन पर्वत तंत्र दोस्तों कौन-सा है? ये है अरावली पर्वत तंत्र, ठीक है? अरावली सबसे प्राचीन है और रेसिडुअल टाइप की पर्वत श्रेणी है, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है, जिसको रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, यानी कि अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है। आरावली आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभी हाल में काफ़ी चर्चा में रहा था। आरावली जो श्रेणी है काफ़ी चर्चा में रही थी और इसका जब हम विस्तार देखते हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक हम लोग इसका विस्तार देखते हैं, लगभग 7 साढ़े 700 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस देखी जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी किसने विकसित की थी? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी किसने विकसित की थी? वॉटसन, क्रिक, एलेक, जेफरीज और मेंडल।
डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक किसने विकसित की थी? तो दोस्तों ये विकसित की थी एलेक्स जेफरीज। डीएनए फिंगरप्रिंट जो टेक्निक है इसका बहुत इस्तेमाल होता है क्रिमिनल को पकड़ने में, उनका कह सकते हैं कि उनका एक डेटा स्टोर करने में, जो आने वाले समय में किसी प्रकार की जो अनवांटेड टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको स्टॉप करने में, उनको पकड़ने में, उनको चेज़ करने में, तो ये बहुत मतलब बहुत यूज़फुल है। आप लोग इसको फ़िल्मों में देखते होंगे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। वास्तविक कार्यपालिका आप सभी लोग जानते हैं मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 आर्टिकल नंबर 74 में आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, ठीक। 11 है स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? बंग भंग और रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन। स्वदेशी आंदोलन आप सभी लोग जानते होंगे 1905 में हुआ था, जिसको और जिसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था बंगाल विभाजन था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। और बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो 19-20 जुलाई 1905 में की गई थी, और इसको लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो मुख्य कारण क्या था? बंग भंग, ठीक। कौन थे इस समय? लॉर्ड कर्जन, ठीक। कब की थी इसकी घोषणा कब की थी इन्होंने? 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905। और लागू कब हुआ था? जब लागू करने की बात करें तो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक। तो ये इनकी कुछ व्यवस्थाएं थी। आगे हम लोग चलते हैं। 12 है भारत में वित्तीय संघवाद का आधार क्या है? भारत में वित्तीय संघवाद का आधार क्या है? योजना आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई और संसद। वित्तीय संघवाद का आधार क्या है? ठीक है, योजना आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई, संसद। वित्तीय, ठीक। तो वित्त की जहां पे चर्चा आगे क्या होगा? वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 280 में पहले ही बता चुका हूँ। आर्टिकल नंबर 280, ठीक। प्रत्येक 5 वर्ष में इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और करंट टाइम में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक। करंट में इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं कि वित्त कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक। ज्वालामुखी विस्फोटक मुख्यतः किस प्लेट सीमा पर उपस्थित होता है? ज्वालामुखी विस्फोट मुख्यतः किस प्लेट सीमा पर होते हैं? अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, संरक्षी सीमा और सभी। देखिए ज्वालामुखी जब विस्फोट, जब प्लेटलेट्स की जब हम लोग जो थ्योरी है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पे ये जो अपसारी प्लेट्स होती हैं, अभिसारी प्लेटें होती हैं और संरक्षी प्लेटें होती हैं, ये तीनों की तीनों प्लेटें जिम्मेदार होती है किसके लिए? ज्वालामुखी विस्फोट के लिए, ठीक। किसके लिए? ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, एवरीबॉडी इज नो, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। कौन थे दोस्तों? बी एन राव, ठीक। मुद्रा गुणांक, मनी मल्टीप्लायर निर्भर करता है। मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर निर्भर करता है नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर पे, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर पे, और बैंक रेट और खुला बाजार परिचालन ओएमओ, ठीक। सॉरी, किस पे निर्भर करता है? 15। सॉरी, ये करता है सीआरआर, ठीक। क्या करता है? सीआरआर। सीआरआर का आप लोग मतलब समझ लीजिए। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। बैंकिंग प्रणाली में यूज होता है, आरबीआई द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है, क्यों किया जाता है? ये होता है कि मनी कंट्रोल के लिए सीआरआर का इस्तेमाल किया जाता है।
और ये किस प्रकार से होता है, आप लोगों को समझना होगा। क्या होता है, सीआर कैश रिजर्व रेशो के अंतर्गत सभी बैंकों को, जो बैंकें कार्य कर रही हैं, उनको एक कुछ परसेंट की मात्रा में जो आरबीआई द्वारा डिसाइडेड होता है, वो पैसा कुछ रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, ठीक है? कुछ रिजर्व के रूप में उनको रखना पड़ता है, ठीक? सभी बैंकों को, जो भी नेशनलाइज या फिर जो प्राइवेट बैंक होते हैं सभी को रखना पड़ता है, तो उसी को सीआरआर कहते हैं। इससे होता क्या है, अगर मान लीजिए जैसे सीआरआर 4% है, 5% है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम 15% तक हो सकता है। अगर मान लीजिए अभी सीआरआर 3% है, ठीक है, कल को रिजर्व बैंक क्या होता है, जब मार्केट में पैसा बहुत अधिक हो जाता है, लोगों को के पास काफ़ी पैसा हो जाता है, तो उसको मनी कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंतर्गत सीआरआर के थ्रू क्या करते हैं, ये पैसा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, सीआरआर का रेट बढ़ा देते हैं, यानी कि अभी बैंकों को 3% जमा करना है, अभी मैं कर दूँ 8%, ठीक? तो बैंकों को 8% वहाँ जमा करना पड़ेगा, यानी कि बैंकों के पास पैसे, लिक्विडिटी की कुछ कमी आएगी, तो बैंकें क्या करेंगी, उस पैसे का प्रयोग कम से कम करने का प्रयास करेंगी, और जहाँ पे उन्हें आवश्यक होगी वहाँ उस पैसे का इस्तेमाल करेंगी, ना कि तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ वाली स्थिति। तो ये एक तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मनी कंट्रोल करने का, ठीक? हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बात कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बात यानी कि बृहद जो स्नानागार जिसकी चर्चा की जाती है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और धोलावीरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। कहाँ है दोस्तों मोहनजोदाड़ो? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है मानव रक्त का? 6.8, 7.0, 7.4 और 8.0। तो ये पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है किसका? मानव रक्त का। 18 है संसदीय समितियां किसका अंग मानी जाती है? जो संसदीय समितियां होती हैं किसका अंग मानी जाती हैं? कार्यपालिका अंग होता है, विधायिका अंग होता है, न्यायपालिका का अंग होता है, संवैधानिक निकाय होता है, ठीक है। किसका अंग मानी जाती है दोस्तों? ये विधायिका का अंग होता है। मैंने पहले ही कल बताया था, जो लोकसभा है कई सारी कार्यकारी समितियों की सहायता से अपना कार्य करती है। उसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम समिति, आश्वासन समिति, बहुत सारी अन्य समितियों के हिसाब से ये सहायता से ये कार्य करता है, ठीक है। तो किसका अंग हो गया? विधायिका के अंग हो गया। 19 से खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था किससे संबंधित है? नील कर से, भूमि कर से, नमक कर से, वन कानून से। खेड़ा सत्याग्रह, ठीक, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये क्या था? भूमि कर से, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह भूमि कर से संबंधित है, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। आगे चलते हैं। 20 है मानव विकास सूचकांक एचडीआई में शिक्षा का मापन कैसे होता है? मानव विकास सूचकांक एचडीआई में शिक्षा का मापन किस प्रकार से होता है दोस्तों? ये होता है साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, एनरोलमेंट, ठीक है, औसत एवं प्रत्याशित स्कूली शिक्षा, और लास्ट है विद्यालय संख्या। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये औसत एवं प्रत्याशित स्कूली वर्ष, यानी कि एक व्यक्ति ने कितने अधिक वर्षों तक स्कूलों में समय व्यतीत किया है। कहने का तात्पर्य ये है प्रत्याशित तथा औसत तथा प्रत्याशित स्कूल वर्ष, ठीक। आगे हमारे पास भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल, बोफोर्ट स्केल और फुजीटा स्केल, ठीक। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये मापी जाती है मार्केली स्केल पे। किस पे जाती है? मार्केली स्केल पे भूकंप की तीव्रता को दोस्तों नापा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहा है? अगर क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। देखिए हम अभी तो देखिए पूरी रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो और मेहनत हमारी चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो चाहे पैसे लेके हो रही हो, लेकिन मेहनत तो उतना का उतना ही लगता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि मतलब हम लोगों के पास कोई बहुत स्टाफ नहीं है, हम ही लोगों को स्वयं ही ये सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। पेपर बनाने से लेके और पेपर के क्वेश्चनों को बनाना, फिर पेपर को बनाना, फिर उसके आंसर को देखना, फिर आप तक डिलीवर करना,
पीपीटी ये सब हम लोगों को स्वयं करना पड़ता है, तो मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना होता है। तो आप लोगों से बस इतनी जो चाहत जो उम्मीद हो सकती है वो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे चलते हैं। हो गया? ओके। 22 ठीक। संविधान के संशोधन की न्यायिक समीक्षा किस से केस से संबंधित जो संभव हो पाई थी? संविधान के संशोधन की न्यायिक समीक्षा, ठीक। तो शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, संविधान के संशोधन की। ये क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक, ये है क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, केशवानंद भारती केस। ठीक है, 1973, 1973 केशवानंद भारती केस। आज एक हमारे जो स्टूडेंट हैं वो आती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। उम्मीद करता हूँ वो स्वस्थ होंगी, अच्छी होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी उन्हें। उनका परिवार भी बिल्कुल स्वस्थ होगा, अच्छे से होगा, उम्मीद कर सकता हूँ मैं ये। नहीं आई हैं, कोई बात नहीं, कोई कारण रहा होगा। लेकिन चलिए आगे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का समाजवादी चरण किसके बाद शुरू होता है? जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का समाजवादी चरण, सोशलिज्म का जो चरण है, कब शुरू होता है? 1917 में, 1920 में, 1927 में और 1934 में। कब शुरू होता है? किसके बाद? देखिए, एक तरीके से शुरू हो जाता है 1927। ठीक है, 1927 के बाद जैसे वाम, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म और जो वामपंथ की जो उभर के जब निकल के आए थे, उभर के आए थे, तो इस समय बहुत तेजी से उभर के आए थे जैसे। और इसके अंतर्गत जैसे मेरठ षड्यंत्र केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 से 1933, जिसमें 3 अंग्रेज जो वामपंथी थे, उनको भी, सोशलिस्ट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो इस प्रकार से बहुत, और जिसमें बहुत उम्मीद अमृतपाल डागे थे, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट थे जिनको गिरफ्तार भी किया गया, जिन्होंने भारत के सोशलिस्ट जो मूवमेंट थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार और कच्छ। ठीक है, सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है कच्छ। और इस समय जहां तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जैव मंडल रिसर्च जो रिजर्व की है उनकी संख्या संभवतः 18 है इस समय। और सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है? कच्छ का क्षेत्र। चलें आगे, चलते हैं। रेपो रेट, ठीक। रेपो रेट किससे संबंधित है? रेपो रेट किससे संबंधित? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति। ये सारी चीजें मैंने कल आपको बताई थी, सारी चीजें कल मैंने आपको बताई थी। ये किससे संबंधित है? मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से, जैसे आपको मैंने बताया था, देखिए, सीआरआर, ठीक है, एसएलआर, एसएलआर, बैंक रेट और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक, ये जो जितनी सारी सारी चीजें लिखी हुई है, ये मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। ठीक, आगे आगे जैसे चीजें, एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, और बीआर बैंक रेट होता है, आरआर होता है रिवर्स रेपो रेट होता है, और ये रेपो रेट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद में है? संसद का संयुक्त सत्र दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कई बार बता चुका हूँ, जब से क्लास स्टार्ट हुई है, लगभग हर मेरे ख्याल से 4 क्लासों में, कम से कम 2 से 3 क्लासों में ये चीज़ मैंने बताई है। आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 107, आर्टिकल नंबर 109, आर्टिकल नंबर 110। किसमें ये बात कही गई है? ये बात कही है आर्टिकल नंबर 180 में। ठीक, और पहली बार ये हुआ था, संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1961 में, पहली बार। ठीक, ठीक है, क्या हुआ था उस समय? ये क्या हुआ यार?
सॉरी, लगता है कुछ दब गया हमसे। पहली बार कब हुआ था? ठीक है, ये जो दहेज आया था, दहेज, ठीक है, जो डाउरी एक्ट आया था, दहेज जो एक्ट आया था, दहेज अधिनियम जो आया था, अधिनियम 1959 में, ठीक है, उस पे कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ था। उस गतिरोध के उसमें दोनों जो सभाएं थी, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि दो संयुक्त अधिवेशन जब होता है, उसमें अगर वोटिंग होती है, अगर वोटिंग इक्वल होती है, तो उसी इक्वल वोटिंग होने की स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष है, वो वोटिंग करता है, जिसको हम लोग का निर्णायक वोटिंग करता है, जिसको कास्टिंग वोटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत वो आता है। वो कहीं भी वोटिंग कर सकता है, उसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ में वोटिंग कर सकता है। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म। ठीक है, अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। टोटल कितनी गुफाएं हैं? टोटल है 29 गुफाएं। ठीक, जिसमें जैसे 1, 2 और 16, 17 और 19 गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अभी थोड़े सा अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें बौद्ध मत से संबंधित हैं गुफाएं। 29 गुफाएं हैं, किससे? बौद्ध मत से। कहाँ पे हैं अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सॉरी। 28 क्या कहता है? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने ने प्रतिपादित किया था? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है? माल्थस, नॉन स्टेटिन, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? 28 का 28 का नॉट ए स्टीन, ठीक है, नॉट ए स्टीन से संबंधित है 28 का बी। देखिए मित्रों, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक, प्लीज जो प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 शेयर द वीडियो टू ऑल ऑफ योर कॉलीग्स, योर फ्रेंड्स, और कह सकते हैं ये जो आपके कॉम्पिटिटर फ्रेंड्स होते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, तो उनको भी शेयर कीजिएगा। कंपटीशन का मज़ा तो तभी है ना जब मैदान में सभी लोग उपस्थित हों। गीता जी गुड इवनिंग। आज बहुत लेट हो गई हैं आप हैं? अभी आपको मैं जिक्र ही कर रहा था कि गीता जी इतनी परेशान रहती हैं, लेकिन आज लेट हो गई, हो सकता है किसी समस्या में फंसी हुई हो। स्वागत है आपका। और कल मैंने आपको शायद पेपर भेज दिया था आज मॉर्निंग में, देख लिया होगा उम्मीद करता हूँ आपने, और संतोष हो गया होगा आपको। ठीक, 29 पे आते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ जियो सैटेलाइट। ठीक, जो सैटेलाइट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो भू स्थिर उपग्रह होता है, उसकी कितनी हाइट पे उसे स्टेब्लिश किया जाता है? ठीक, कितनी हाइट पे? 12,000, 24,000, 36,000 और 42,000। कितनी हाइट पे उसे स्टेब्लिश किया जाता है? ये स्टेब्लिश किया जाता है 36,000 किलोमीटर पे। ठीक, 36,000। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, दिस इज माय प्लेजर। ठीक, ओके, मुझे बड़ी खुशी है कि देखिए क्वेश्चन वो आज जब आपने पेपर देखा होगा तो आपको खुद पता चल गया होगा कि आपको मेहनत कहाँ करनी है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है। ये दरअसल क्या ना, ज़रूरी हो जाता है कि कभी-कभी होता है कि आदमी जब तक खुद स्वयं से चीज़ें नहीं देख पाता है तो थोड़ा-सा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बात ये, तो वही थोड़ा-सा, लेकिन अच्छा लगा, आपको आपको मिला होगा, देखा होगा, थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिला होगा कि चलिए ठीक है, सर सही कह रहे थे। बेवजह परेशान होने का कोई मतलब नहीं, हमको बस कहाँ पे गौर करना है, कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ टारगेट करना है, अब आपको पता होगा बेहतर ढंग से। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21 किसके दायरे में सबसे अधिक विस्तृत करता है? किस दायरे को सबसे अधिक विस्तृत करता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका? तो आर्टिकल नंबर 21 किसके दायरे को सबसे अधिक विस्तृत करता है? ठीक,
तो ये आर्टिकल नंबर 21 विस्तृत करता है न्यायपालिका के दायरे को, ठीक है, जुडिशरी में, ठीक। ये 30 का, ठीक। अगला क्वेश्चन है 31। 31 है, भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? देखिए, सहकारी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, मेरे ख्याल से 1904 के आसपास प्रारंभ हुआ था। बहुत काफी समय से ही अंग्रेजों के शासनकाल से सहकारी आंदोलन चलता चला आ रहा है। लेकिन जनक किसे माना जाता है? जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, फ्रेडरिक निकोलसन, ठीक, और फिर एम एस स्वामीनाथन, ठीक। तो कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है फ्रेडरिक निकोलसन, ठीक। वर्गीज कुरियन मैंने आपको बताया था, जो श्वेत उद्योग, वो हरित क्रांति की तरह एक श्वेत क्रांति भी हुई थी, जो मैक्सिमम दुग्ध दुग्ध उत्पादन से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में एक फोकस्ड जो टारगेट किया गया था, और जो मिल्क प्रोडक्ट थे उसको फोकस करने का प्रयास किया गया था। उसके जो प्रणेता थे वर्गीज कुरियन। एम एस स्वामीनाथन किसके थे? हरित क्रांति के, जहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। 32 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा जवाब भी होगा। 1557, 1500, 1761, 1764, 1763 और 1757, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किस किस के बीच में हुआ था? जो नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, और जो अंग्रेज जो गवर्नर थे उस समय, रॉबर्ट क्लाइव, या फिर गवर्नर की जगह कुछ और भी कह सकते हैं, उन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें प्लासी का युद्ध। वो हार गए थे सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो गया, तो और हमारी बर्बादी भी प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अब बस आप फोकस्ड करके पढ़िए, अब आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना है, और ठीक है। और जब पेपर आएगा, मैं बता रहा हूँ, रिसर्च के से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो मैं ना इसी तरीके से इस मिसकिलेनियस फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आपको करा दूंगा, या थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइम में 2-4 चीज़ें ऐसी बता दूंगा। अगर किस्मत अच्छी रही थी, उसी पोर्शन में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक। और बाकी ये जो हिस्टोग्राफी कोई पढ़ाता नहीं, कहीं कोई नहीं पढ़ता, ना खुद कोई पढ़ता है, क्योंकि कहीं कोई प्रोफेसर इसको पढ़ाता नहीं है। हालांकि अगर आपके पास पुराने पेपर मिल जाएं, तो आप चाहें तो पुराने पेपरों से उसको देख के पढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत अधिक उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमको बस 97, 95, 96, 97 क्वेश्चन पे फोकस करना है। उसमें से हमको कोशिश करना है 65 या 70 क्वेश्चन हमारे आ जाएं, ठीक है, सही हो जाएं। टारगेट ये लेके चलिए बस। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1972, 8081, 8091 और 1901। तो प्रथम जनगणना हुई थी 8072 में, लॉर्ड मेयो, ठीक, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। और जो प्रॉपर होने लगी थी 8081 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जनगणना हर 10 वर्ष बाद होने लगी थी, ठीक। अगला है 34। ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ओजोन क्षरण का, जब से मैंने ये लेक्चर प्रारंभ किया है, इस क्वेश्चन को भी, इस जो क्वेश्चन से जुड़े हुए काफी जो फैक्ट्स मैंने बता चुका हूँ, उसमें से ही फैक्ट्स का आंसर यहाँ पे आपको मौजूद होगा। कारण, जो रीजन है, CO2, SO2, CFC गैसेस और NO2, ठीक है। कौन सा रीजन है? सबसे बड़ा रीजन है ये CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको जब हम वैसे बोलेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस तरीके की, ठीक है, तो CFC गैसेस होता है, ठीक है। और ये जैसे कि जो फ्रिज में, जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? फ्रिज यूज करते हैं, उसमें CFC गैसेस सबसे अधिक रिड्यूस होती है। फ्रिज हो गया, AC फ्रिज हो गया, जो कि जो ठंडी चीजें हम अननेचुरल या कृत्रिम रूप से हम लोग करते हैं, जैसे AC हो गया और फ्रिज हो गया, ठीक, वहां से CFC गैसेस अच्छी खासी मात्रा में रिड्यूस होती है। 35 है, न्यायिक सक्रियता का सबसे अधिक प्रयोग भारत में कब हुआ था? न्यायिक सक्रियता का सबसे अधिक प्रयोग भारत में कब हुआ था? 1950, 1960, 1970, 80, 1980, 90।
कब हुआ था सबसे अधिक प्रयोग? 35 का सबसे अधिक प्रयोग कब देखने को मिलता है? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, 1900 ये कब देखने को मिलता है? 1980 से 1990, न्यायिक सक्रियता। ठीक, आगे चलते हैं। 36 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? निर्यात बढ़ाना, खाद्यान्न सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और कृषि उत्पादन। पीडीएस का देखिए बहुत सिंपल सा होता है। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो खाद्यान्न फूड सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ही, फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आज जो 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, वो किसके अंतर्गत मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो है मतलब है उसका फूड सिक्योरिटी से। ठीक, इट्स 36 का बी। 37 है, संसदीय लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? संसदीय लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? मजबूत राष्ट्रपति, स्वतंत्र न्यायपालिका, जिम्मेदार विपक्ष और कठोर संविधान। ठीक, किस पर निर्भर करती है? तो ये दोस्तों निर्भर करती है संसदीय लोकतंत्र, ये डिपेंड करता है जिम्मेदार विपक्ष की सफलता किस पर निर्भर करती है। देखिए, हमारे जो संविधान में है या फिर पॉलिटिकल जो उसमें है, वो क्यों कहा जाता है कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है? क्योंकि देखिए, विपक्ष अगर मजबूत होगा ना, तो वो सरकार की उन चीजों पे अंकुश लगा सकता है या अंकुश लगाएगा। ठीक है, उस पे अंकुश लगाएगा जो अनवांटेड हो, जो समाज के हित में ना हो, जो लोगों के हित में ना हो, तो उस पे वो क्वेश्चन राइज करेगा, वो उठाने का प्रयास करेगा, जिससे सरकार बैक फुट पे आ जाएगी और सरकार अपने निर्णयों को बदलने का प्रयास करेगी या फिर उसमें सुधारने का प्रयास करेगी। तो एक जिम्मेदार विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, बहुत एक अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी है, दूसरे शब्दों में। 37। 38 क्या कहता है? भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? ये भी बताया हुआ है पिछले कुछ लेक्चर्स में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12 और 13। तो कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। 39 का है, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस संकट के कारण असफल रही थी? थर्ड पंचवर्षीय योजना किस संकट के कारण असफल रही थी? और थर्ड पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति को लेके आया गया था। हालांकि हरित क्रांति जो थी सफल रही थी, लेकिन ओवरऑल जो योजना थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी। उसके पीछे कारण थे 1962 वॉर, सूखा और आर्थिक मंदी और सभी। तो ये था बिल्कुल ठीक है, सभी। ठीक, क्योंकि उसमें 1962 वॉर हुई थी, भारत इंडो और चाइना वॉर। ठीक है, और फिर सूखा भी पड़ा था, आर्थिक मंदी भी आई थी मार्केट में। तो एक साथ सारी मुसीबतें भारत के ऊपर टूट पड़ी थी। तो 40 क्या कहता है? संविधान की उद्देशिका को किस केस में संविधान का भाग माना गया है? संविधान की उद्देशिका को किस केस में संविधान का भाग माना गया है? बेरुवाड़ी केस और गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस। ठीक, किसमें माना गया संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग? तो ये माना गया है केशवानंद भारती केस। किसमें माना गया है? केशवानंद भारती केस। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कौन भूल सकता है? 1917, 1918, 1919, 1920। सभी को पता होगा। ये हुआ था 1919 में। ठीक है, 19 जैसे रॉलेट एक्ट आया था, उस रॉलेट एक्ट का जब प्रतिरोध देखने को मिलता है, जब प्रतिरोध हुआ तो पंजाब के जो कुछ जो प्रमुख कांग्रेसी थे, जैसे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उसके विरोध के लिए। और उस समय बैसाखी का दिन था। ठीक है, बैसाखी का दिन था, तो उस समय बहुत सारे जो पंजाबी लोग थे, बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे, वो लोग इकट्ठा हुए थे कहाँ पे? जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे संगोष्ठी करने के लिए। और जनरल डायर ने वहां पे आके चारों तरफ से उसको एक ही गेट था, उसको बंद कर दिया और मतलब अचानक में फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए। कह सकते हैं कि अ, अगर सरकारी आंकड़े को छोड़ दिया जाए तो हजारों की संख्या है। ठीक, तो 1919 किसके किसमें? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो नाम याद रखने हैं आपको, सैफुद्दीन और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दो नाम आपको हमेशा याद रखने हैं।
42 है। मानव नेत्र में रॉड कोशिकाएं किसके लिए होती हैं? मानव नेत्र में रॉड कोशिकाएं किसके लिए होती है? रंग दृष्टि, तीव्र प्रकाश, मंद प्रकाश और गहराई। ये होता है डिम लाइट के लिए। किसके लिए होता है? डिम लाइट के लिए। मानव नेत्र में रॉड कोशिकाएं होती हैं डिम लाइट के लिए। 42 का सी। ठीक है, 42 का सी है। आगे है 43। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 43 है। भारत में संघीय ढांचे की आत्मा किसे कहा गया? भारत में संघीय ढांचे की आत्मा किसको कहा गया? राज्यपाल, सातवीं अनुसूची, सर्वोच्च न्यायालय और वित्त आयोग। संघीय ढांचे की आत्मा, ये कहा गया सातवीं अनुसूची को। सातवीं अनुसूची में मैंने कितनी बार बता चुका हूँ, सातवीं अनुसूची क्या कहती है? सातवीं अनुसूची कहती है शक्तियों का पृथक्करण। और वहां पे शक्तियों के पृथक्करण में संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें संघ ही कानून बना सकता है, कि जैसे कि परमाणु से लेके और जो जो शेयर मार्केट है उसको लेके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, जो इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, या फिर उससे जो समझौते समझौते होते हैं, या विदेश मामले होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो जो सिर्फ संघ का ही विषय हैं। ठीक, राज्य सरकार का विषय नहीं है। और संवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य सरकार और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन। और राज्य सूची का विषय होता है जो राज्य के टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पुलिस। ठीक, जैसे कि पुलिस हो गया, और रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। कभी क्वेश्चन आएगा तो कुछ लिस्ट उसमें से दे दूंगा, ऐसे पूछ लिया जाता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। आगे है 5:45, ग्लोबल वार्मिंग का तात्कालिक प्रभाव क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का कारण आपको बता दिया, सीएफसी गैसेस हैं। लेकिन उसका प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रभाव। प्रभाव यानी कि इंस्टेंट इफेक्ट किस पे पड़ा है? ओजोन क्षरण पे, वो तो पड़ा ही पड़ा है। हिमनद पिघलना, अम्ल वर्षा, भूकंप। ठीक, सबसे अधिक प्रभाव तात्कालिक देखते हैं, ये पड़ा है हिमनद पिघलना। गर्मी का बहुत अधिक बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो गया? गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई है। गर्मी बहुत अधिक बढ़ने का मतलब है हिमनदों का तेजी से पिघलना। और कुछ समय से कुछ ऐसे हिमनद है जो बहुत तेजी से बढ़, और हिमनदों का तेजी से पिघलने का मतलब है समुद्र के स्तर में वृद्धि होना। तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होने का मतलब है जो आइलैंड है, जो छोटे छोटे जो देश बसे हुए हैं, जैसे कि आप फिजी देख लें, मालदीव देख लें, इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप हैं, ग्रीनलैंड को आप देख लें, और जापान हो गया, और बहुत से ऐसे जो देश हैं जो आइलैंड के ऊपर बसे हुए हैं, उनकी जो उनके उनको एक सर्वाइवल थ्रेट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत से हिस्से उनके डूबने लगेंगे। ठीक, और दूसरी बात, नदियों के सूखने की समस्या पैदा हो जाएगी। भाई, नदियाँ कहाँ से? हिमनदों से तो बनती हैं। और हिमनदी जब नहीं रहेंगे तो नदियाँ भी खत्म हो जाएंगी, सूख जाएंगे। ये क्या ना, एक तंत्र है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। और इस सिस्टम को हमें आपको समझना होगा, और उसको प्रयास करना होगा कि हम उसको ना केवल समझें, बल्कि उसकी रोकथाम करने का भी प्रयास करें। ठीक, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखें कि हमें एक ग्रीन रेवोल्यूशनरी पे काम करना है। ठीक है, हजारों जिस तरीके से विकास के नाम पे लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं, और दिखाने के लिए फिर पता चला आपने 2-4 करोड़ पेड़ काट दिए, दिखाने के लिए 1 करोड़ पेड़ लगा दिए। और उस 1 करोड़ पेड़ में से सर्वाइवल भी कितने कितने सर्वाइव कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, उसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। भाई, आपने लाखों पेड़ काट दिए, करोड़ों पेड़ काट दिए, उसका आंकड़ा है, लेकिन सरकार देती नहीं है। और आपने बहुत सारे पेड़ लगाए, और जितने पेड़ लगाए उसमें से कितने सर्वाइव कर पाए, कितने जी पाए, ठीक है, कितना ग्रोथ ले पाए, उसका आंकड़ा भी आपके पास नहीं है। तो क्या मतलब है? संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कब अस्वीकार कर सकता है? हमेशा, कभी नहीं, आपातकाल में और मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो ये कभी नहीं। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत दी गई है।
47 भारत में नियोजन का प्रारंभ कब हुआ था? यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ, सीधे शब्दों में ये बोला जाए। 1947, 1950, 1952, 1951 कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। 48 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले जो लेक्चर्स है उसमें मैंने कंप्लीट कराया है इसको। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 330, आर्टिकल नंबर 332, 334, 335। ठीक, किसमें देखने को मिलता है? ये आर्टिकल नंबर 330 में मिलता है और विधानसभा में 332 में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? भारतीय संविधान किस वर्ष और किस दिन अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और लास्ट में है 24 जनवरी 1950। कब हुआ था ये? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सार क्या है? लोकतंत्र का सार क्या है? ठीक, इसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज मतदान, वोटिंग, बहुमत, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी और समानता, इक्वालिटी। लोकतंत्र का सार क्या है? तो अगर आप देखेंगे लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र इक्वालिटी पे तो डिपेंड है, वो अकाउंटेबिलिटी पे तो डिपेंड है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के अलग, गवर्नमेंट की जनता के प्रति, सरकार की जनता के प्रति, राज्य की जनता के प्रति, संघ की जनता के प्रति, और जनता की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है इस समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, इस देश के प्रति। तो कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? ठीक है, 50 का सी। ठीक है, तो गीता जी आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर के साथ बने रहिए और खुद भी प्रयास, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ बस आप, मेरा मकसद है आपको प्रैक्टिस कराना, अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराना। उम्मीद करता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप पढ़ रही होंगी। तो आपको टारगेट लेके चलना है, कम से कम 70 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर, देखिए जो जो पेपर मैंने आपको भेजा बहुत टफ पेपर नहीं है, ये समझ लीजिए। और मैंने आपको बता दिया था क्या-क्या पढ़ना है, ये समझ लिए। जो दक्षिण भारत और राजपूत काल, जो राजपूत काल है, राजपूत काल पे आपको बहुत अधिक फोकस नहीं करना है क्योंकि वो एक तरीके से मॉडर्न मिडवल इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है? और दक्षिण भारत से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, कहाँ पे? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में, लेकिन बाकी हिस्से से बहुत क्वेश्चन आता है। तो दक्षिण भारत पे ही बहुत, मतलब उत्तर भारत को इस तरीके से चार्ट डालिएगा, अ जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक प्रागैतिहासिक काल आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वैदिक सभ्यता से, उसके बाद जो धार्मिक आंदोलन हुए थे वो, फिर मौर्य डायनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर मौर्योत्तर काल के बाद जो गुप्ता डायनेस्टी है, फिर गुप्तोत्तर काल। ये जो ये ये जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो छोटे-छोटे जो साम्राज्य पनपे थे वो, ये समझ लो ये आपकी नैया पार लगाएँगे। तो इन पे बहुत अधिक फ़ोकस करना है, दक्षिण भारत आपको पढ़ना है और वो भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। लेकिन जैसा कि आपने पेपर देखा होगा, दक्षिण भारत से जुड़े हुए क्वेश्चन वहाँ पे बहुत-बहुत और बहुत कम होते हैं। और राजपूत काल से भी बहुत कम होते हैं। पढ़ना आपको सब कुछ है, मैं बस बता रहा हूँ कहाँ से आपको बहुत ढंग से, मतलब फ़ोकस्ड होना है। कि जहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पिकअप होंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाएँगे, वो पोर्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत ना हो। गलत तो देखिए हो ही जाएँगे क्योंकि हम लोगों का नेचर है गलत करना, लेकिन कोशिश ये रखना है कि उसमें मिनिमाइज़ हो सके, आपकी जो गलतियाँ मिनिमाइज़ हो सकें, ये आपको बस कोशिश करना है। और बाकी सब वक़्त पे छोड़ दीजिए, समय पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा, ठीक? और प्रयासरत रहिए और प्रयासरत रहिए। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भी अगर आपके में पीजीटी की भी वैकेंसी आती है तो प्लीज़ पीजीटी में भी आप बिल्कुल अ कम्पीट करने का प्रयास किया कीजिए। जॉब वो भी खराब नहीं है, अच्छी जॉब है। ठीक?
तो चलिए मिलते हैं, एक साढ़े 10 बजे क्लास होगी, ठीक? साढ़े 10 बजे हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और उसमें 50 क्वेश्चनों की आज क्लास होगी और उम्मीद करता हूँ उस क्लास में आप ज़रूर आइएगा। साढ़े 10 बजे क्लास होगी और उसमें 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल नए मिलेंगे, फ्रेश क्वेश्चन, बिल्कुल नए फ्रेश क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक? उसमें एशियंट हिस्ट्री के भी 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको नए मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए गुड नाइट, फिर मुलाकात होती है, साढ़े 10 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी, मोरक्कर थोड़ा मौर्योत्तर काल, देखिए मौर्योत्तर काल में आपको बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। मौर्योत्तर काल में देखिए कुछ जैसे जैसे शक आ गए थे, कुषाण अशक आ गए थे, कुषाण आ गए थे, सातवाहन काल थे। तो ये 2-4 जो राजवंश को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। और उनकी जो ट्रेड होती है, उनकी ट्रेड पे पकड़ करनी है, ट्रेड ट्रेड पे पकड़ करनी है। और उस समय जो वास्तुकला थी, वास्तुकला बहुत अधिक नहीं, जैसे कनिष्क के काल में वास्तुकला बहुत अधिक देखने को मिलती है, उस पे पकड़ करना है। और बुद्धिज़्म कैसे उस समय ग्रोथ किया था, वो भी पकड़ करना है। आप बस किताब पढ़ते रहिए, किताब से नोट्स बनाते रहिए। जो आपको अच्छा लगे उसमें कि ये लिखने लायक है, याद करने लायक है, नोट करने लायक है, उसको लिखते जाइए और एंड टाइम उसको एकदम पढ़ते जाइएगा। ठीक? चलिए हम फिर मुलाकात करेंगे साढ़े 10 बजे और लेक्चर पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा और एएसओ में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन लीजिएगा। नंबर आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा और जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का प्रयास कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक क्लासों को अटेंड कर पाएँ। ठीक है? तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर आपसे मुलाकात होती है साढ़े 10 बजे, जो एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर की क्लास होने वाली है इतिहास की। उम्मीद करता हूँ उसमें भी आप लोग मौजूद रहेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।